अच्छा, वहां से मैं को खोते पे या खच्चर पे बैठ के नहीं गया, वहां से मैंने जहाज पे बैठ के ही जाना था। ये जो लोग कह रहे हैं ना जहाज पे क्यों बैठा, और भाई जहाज पे हम्म। बैठ के बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है। ये तो जो दो मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, जिस तरह के हालात में मैं था, तो मुझे वो ट्रैवल करना पड़ गया इतना लंबा, इतनी देर तक। टोटल अगर आप मेरा ट्रैवल मिला है वो 40 घंटों का बनता है, 3 दिनों का। फिर आगे एक डेजर्ट जैसा इलाका है, वो भी क्रॉस किया पूरा। रेत के अंदर चलना कितना अजाब होता है मुझे आइडिया हो गया उस दिन। मेरे वो जूते फटे हुए मेरे पास पड़े हुए हैं अभी भी, वो अजीबोगरीब हालत हो गई जूतों की। तो गाड़ी की आवाज आ जाती थी कोई आधा घंटा पहले ही, जब गाड़ी ने आना होता था ना, तो बहुत दूर से गाड़ी आती थी। तो मैं ये सोच रहा था कि, और मुझे मशवरा भी यही दिया था मेरे दोस्तों ने कि इमरान साहब आपने टिक के नहीं बैठना कहीं पे। और दूसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क में आप जाते हैं, आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर होटल में कमरा नहीं लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज का हमारा व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। इमरान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो सवाल ना करें जो इससे पहले हो चुके हैं, और इनकी ट्रैवलिंग के हवाले से अब जो कुछ इबहाम जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो हम इनके सामने रखेंगे, उनसे पूछेंगे। और आज पहली मरतबा मैं सियालकोट वाक़े के हवाले से इनसे बात करूंगा, क्योंकि जब ये सियालकोट से अगवा हुए थे तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में एक समाअत हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक वीडियो दिखाई थी। उस वीडियो के हवाले से भी बात करेंगे और फिर कुछ सियासी हालात के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले इमरान भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। उम्मीद है कि आप महफूज हैं और खैर वाफियत से। जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और आपके तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ही हिफाज़त करने वाला है। अब तक जब उसने मेरी हिफाज़त की है, मेरी भी हिफाज़त की है, बाकी सब पाकिस्तानियों की भी की है, तो वो आइंदा भी हिफाज़त करेगा। वही पैदा करने वाला, पालने वाला, वही खिलाने वाला, वही आपको पिलाने वाला, वही आपका ख़्याल रखने वाला, उसी के पास आपको लौट के जाना है, वही इज़्ज़त और शर्म रखने वाला। तो हर चीज़ का मालिक वही है, उसी ने हिफाज़त की है अब तक, आइंदा भी वही करेगा इंशाअल्लाह। इमरान भाई, लोग जो हैं, आपने इससे पहले इंटरव्यू में बड़ी तफसील से बताया कि आप किस तरह पाकिस्तान से हिजरत कर गए और किस तरह बरतानिया में पहुंचे। कुछ मिसिंग है चीजें जो सवाल भी करते हैं लोग। हाँ, हाँ, पूछिए, मेरा पूछिए, मैं जितनी मिसिंग आपके डॉट्स हैं मैं सारे मिला दूँगा, पूछी जाएँ आप। मेरा सवाल है कि आप पड़ोसी मुल्क पहुंचे और वहां से फिर आगे बताया जा रहा है, या जो हम सुन रहे हैं कि आपकी आगे जर्नी स्टार्ट हुई है, तो वहां पर कैसे पहुंचे और फिर उस पड़ोसी मुल्क से आपने एग्जिट कैसे किया। एक तो तरीकाकार है डंकी, गैर कानूनी तौर पर जाना, किसी भी मुल्क की कोई स्टैंप नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं। तो अगर क्या आप डंकी के जरिए जो है वो पहुंचे हैं बरतानिया में, या फिर आप एक पूरा प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया है। और अच्छा जी, मैं आपको ना इसको सिम्प्लीफाई कर देता हूँ, जो अगर कन्फ्यूज़न है तो वो रह जाए, खत्म हो जाए। मेरे पास ना वीडियोज़ और तस्वीरें हैं। मैं एक तस्वीर आपको भेजता हूँ, आपके लिए। आप मुझे कह रहे थे ये फ़ोटो मैंने आपको व्हाट्सएप की है, ये आप दिखा दीजिएगा बेशक। मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं और बहुत सारे सबूत हैं, जिनसे मैं बिल्कुल ये मैंने सारी देखे हैं। कहानी जो है वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन पता है क्या, उससे मेरे लोग खतरे में आ जाएँगे ना। जिन लोगों ने मेरे पे एहसान किया, मेरी मदद की, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं बताऊँगा जब तक कि हालात नहीं बदल जाएँगे कि मेरी किसने मदद की ना। अगर मैं ये बताऊँगा और वो कहानी सुनाऊँगा या वो चीज़ें और वो वीडियोज़ दिखाऊँगा, तो उसमें होगा पता है क्या? होगा ये कि वो लोग बेचारे वो एक्सपोज़ हो जाएँगे, वो एरिया एक्सपोज़ हो जाएगा। अब वो तो वहीं पे है ना, उनको फिर तंग करेंगे। लिहाज़ा मैं ये सिर्फ़ सिम्प्लीफ़ाई मैंने ये किया था कि मैं एक मर्तबा कोशिश की, नाकाम हो गया, और उसकी भी वीडियोज़ है मेरे पास। जिस जगह से नाकाम हुआ उसकी भी वीडियोज़ है। बाकायदा आपको उसके अंदर वो तार नज़र आएगी, बॉर्डर की जो पड़ोसी मुल्क के साथ आपकी लगी हुई है, वो आपको वीडियो में नज़र आएगी। वहाँ पे वो इलाका आपको पूरा नज़र आएगा। वो वीडियोज़ मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँगा इस प्रोग्राम के बाद, लेकिन पब्लिक को मैं अभी नहीं बता सकता। दूसरी मर्तबा ये मैं नाकाम हो गया था। दूसरी मर्तबा जब मैं गया और मैंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, तो फिर मेरे साथ एक हादसा हो गया और उसकी वजह से हम दोनों लोगों को वापस आना पड़ा। जो मेरे साथ मेरे साथी थे, हम लोग वापस आ गए। और उसके बाद फिर तीसरी मर्तबा दोबारा तैयारी की। तीसरी मर्तबा अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। मैं पड़ोसी मुल्क में दाखिल हो गया। मुझे वहाँ जाने का मौका मिल गया, लेकिन वहाँ जो मेरा अरेंजमेंट था, अब वो नहीं हो पाया और फिर मुझे बहुत पैदल चलना पड़ा, और वो करते-करते मुझे 17 घंटे लग गए। और फिर मुझे वो एक गाड़ी मिलती है, फिर वो हमें एक और डेस्टिनेशन पे लेकर जाता है, फिर एक और डेस्टिनेशन पर लेकर जाता है। तो हमें तकरीबन उसके बाद रास्ते में सिर्फ़ हम इंटरनेट लेते थे। वहाँ मैं अपना एक वीलॉग करता था, फिर हम आगे बढ़ते थे। वो ग्रीन कपड़ा मैंने साथ रखा हुआ था।
वो लगा के एक मैं वीडियो करता था, फिर आगे बढ़ जाते थे। 2 बैग थे, एक मैंने उठाया हुआ था, एक मेरे जो साथी हैं उन्होंने बैग उठाया हुआ था और दोनों बैगों में वज़न था। ये हल्के बैग नहीं थे, हमारे पास थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें थी, ज़्यादा वज़न हम कैरी नहीं कर सकते थे, लेकिन उतना तो हमें रखना था ना कि जो चीज़ें हमारे 4, 5, 6 दिन काम आ जाएँ। तो मेरे पास मेरा पासपोर्ट था। जिस पड़ोसी मुल्क में जी। मैं गया हूँ, उस पड़ोसी मुल्क का वीज़ा मैंने पहले लगवा लिया था, एक अपने सहाफ़ी दोस्त के ज़रिए से। वो अच्छा। वीज़ा मेरे पास मौजूद था। मैं उस मुल्क में इल्लीगल एंटर ज़रूर हुआ हूँ। मेरे पास हुँ। पाकिस्तान से निकलने का स्टैम्प मौजूद नहीं है। मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई ऐसा स्टैम्प नहीं है जो ये बताए कि मैं पाकिस्तान को छोड़ चुका हूँ। कानूनी तौर पे मैं पाकिस्तान के अंदर ही हूँ अभी भी। जी। लेकिन जिस मुल्क में मैं दाखिल हुआ, जब तक मैं उस मुल्क में दाखिल होने का स्टैम्प नहीं होगा मेरे पास, तब तक मैं वो मुल्क को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि जी। उनके रिकॉर्ड पे आता है ना, पता चलता है कि जनाब ये हमारे मुल्क में दाखिल हुआ और अब ये यहाँ से जहाज़ में बैठ के जा रहा है। वो स्टैम्प लेने के लिए थोड़ा मैं ज़ख्मी भी था, मेरे ज़ख्म में पस पड़ गई थी, इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं उसके साथ भी एंगेज रहा, कुछ 4-5 दिन मुझे लग गए। मैंने वहाँ पे 1-2 सोर्सेज़ बनाए, बातचीत की, लोगों को पैसा भी ऑफ़र किया। मैंने कहा जी मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, जान आपको बचानी हो तो आप कुछ भी करते हैं। मैंने कहा जी मुझे सिर्फ़ एक जो है ना वो स्टैम्प लगाएँ एंट्री की। तो उसके लिए मैं कोशिश करता रहा, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी ऐसी हुई कि वो एक ऐसा मेहरबान मिला जिसने ₹1 भी नहीं लिया और वो मुझे लेकर गया और ले जाके उसने मेरे पासपोर्ट के ऊपर अपने मुल्क की एंट्री की स्टैम्प लगा के मेरे हाथ में पकड़ा दिया पासपोर्ट। अब मैं उस पड़ोसी मुल्क के अंदर बिल्कुल एक लीगल सिटीज़न था। वहाँ से मेरे पास दुनिया के जिस मुल्क का वीज़ा हो मैं जा सकता। यानी वो जो तकलीफ थी मेरी, वो खत्म हो गई ना। और जब मैं उस जी। मुल्क में रहा, वहाँ से भी मैं अपने वीलॉग करता रहा, अपना काम करता रहा ताकि किसी को आइडिया ही ना हो। वहाँ से मैं अपना वो ट्विटर भी कर रहा था, मैं अपना जो है वो यूट्यूब भी कर रहा था और वो सारी चीज़ें चल रही थी, वीपीएन्स लगे हुए थे, मज़े से मैं अपना काम कर रहा था। इस दिन मुझे मेरा वो स्टैम्प लगा, सेम डे में मैंने फ्लाइट बुक की और मैं वहाँ से चला गया। अच्छा, वहाँ से मैं कोई खोते पे या खच्चर पे बैठ के नहीं गया, वहाँ से मैंने जहाज़ पे बैठ के ही जाना था। ये जो लोग कह रहे हैं ना जहाज़ पे क्यों बैठा? और भाई जहाज़ पे हुँ। बैठ के बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है। ये तो जो 2 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, जिस तरह के हालात में मैं था, तो मुझे वो ट्रैवल करना पड़ गया इतना लंबा, इतनी देर तक। टोटल अगर आप मेरा ट्रैवल मिला है वो 40 घंटों का बनता है 3 दिनों का। लेकिन तीसरी दफ़ा का जो है वो 17 घंटे बनता है पैदल का। गाड़ी-वाड़ी नहीं डाल रहा मैं बीच में इसके। तो मैं ये फिर पैदल वाला ये ट्रैवल मेरा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बुलंदी भी बहुत थी, पहले चढ़ते रहे, फिर उतरते रहे। फिर आगे एक डेज़र्ट जैसा इलाका है, वो भी क्रॉस किया पूरा। रेत के अंदर चलना कितना अज़ाब होता है, मुझे आइडिया हो गया उस दिन। मेरे वो जूते फटे हुए मेरे पास पड़े हुए हैं अभी भी। वो अजीबो-गरीब हालत हो गई है जूतों की। तो बहरहाल चलते पहुँच गए, एक वक़्त है टाँगें सुन्नी हो गई थी, बस चलती ही जा रही थी खुद ही। यानी ऐसे लग रहा था टाँगें साथ है ही नहीं, बस खुद ही ऑटो पे लगी हुई है, जा रहे हैं। तो एक मस्जिद थी, वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा जब एक मस्जिद नज़र आई ना, अच्छा मस्जिद क्या थी, एक छोटा-सा कमरा था, उसके ऊपर वो लकड़ियों-लकड़ियों की छत उन्होंने बनाई हुई थी कोई और अंदर उसके ठंड थी बेशुमार, बाहर भी उसके ज़्यादा ठंड थी, अंदर कम ठंड थी। उसके अंदर एक दरी सी बिछी हुई थी। वो पहली जगह है जहाँ पे जाके मैंने अपनी कमर सीधी की और मैं लेटा हूँ। तो गाड़ी की आवाज़ आ जाती थी कोई आधा घंटा पहले ही, जब गाड़ी ने आना होता था ना, तो बहुत दूर से गाड़ी आती थी। वो रास्ता भी कच्चा था। वो फिर एक गाड़ी आई, वो गुज़र गई, दूसरी गाड़ी आई, फिर एक गाड़ी के साथ हमारी बातचीत हुई। वो जो मेरे साथ साथी था, वो बड़ी अच्छी उनकी लैंग्वेज बोलता था। उनके साथ उसने बातचीत की, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, उस बंदे ने कहा कि मैं आपको ले जाऊँगा। वो जो बंदा था, वो गाड़ियों की स्मगलिंग का काम करता था, तो उसको पता था कैसे लेकर जाना है, क्योंकि वो गाड़ियों को इधर-उधर करता है, पक्के से उतार के। उसको पता है कि कहाँ-कहाँ पे खतरा हो सकता है। वो बंदा बड़ा एक्सपर्ट था, उसको मैंने पैसे भी दिए थे। वो नहीं ले रहा था, बड़ा मेहरबान आदमी था। उसको मैंने कुछ पैसे भी दिए मैंने तोहफ़े के तौर पे। तो फिर वो मुझे लेकर गया और ले जाके उसने मुझे एक करीबी छोटे से कस्बे के अंदर छोड़ा। वहाँ से फिर एक बड़े शहर के अंदर मैं गया। वहाँ से फिर एक और बड़े शहर के अंदर मैं गया। वहाँ ये इस जाके फिर पड़ोसी मैंने मुल्क की बात है। हाँ जी, उस पड़ोसी मुल्क में। फिर उस बड़े शहर के अंदर मैं जब बैठ गया जाके, तो फिर मुझे फ़िक्र हुई कि अब मुझे स्टैम्प चाहिए। मेरे पास वीज़ा तो मौजूद है, लेकिन स्टैम्प मौजूद नहीं है। अब मुझे स्टैम्प चाहिए थी इस मुल्क में एंट्री की। और वो स्टैम्प जैसे मिली मैंने आपको बता दिया, जब स्टैम्प मिली तो मैंने वहाँ से फ्लाइट ली, जहाज़ में बैठा और जहाज़ में बैठकर अच्छा ये जो अभी कोई फ़ोटो आई हुई है ना जहाज़ में बैठने की, ये उधर-उधर ये जो बातचीत चल रही है, ये वो उस वक़्त की नहीं है, वो जहाज़ की और तस्वीरें वो मेरे पास हैं। वो जब मैं अफ़गानिस्तान से जहाज़ में बैठा था, तो वो और सिचुएशन थी। मैं आपको भी वीडियो दिखाऊँगा मैं किस-किस मुल्क में गया हूँ, कहाँ-कहाँ पे गया हूँ। ये आप प्रोग्राम खत्म करें फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किधर-किधर मैं घूमता रहा हूँ और कितनी मैंने सैर की है और कितने दिन मैं सैर करता रहा हूँ। और जहाँ भी आप गया हूँ ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, जहाँ भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गया हूँ, मैं थ्रू जहाज़ गया हूँ। कहीं पे भी मैं पैदल नहीं गया। सिर्फ़ एक मुल्क में मेरी एंट्री जो है वो पैदल है। वो जो 17 घंटे का एक ट्रैवल है वो पैदल है, एक मुल्क के अंदर। उसके अलावा किसी भी मुल्क में मेरी जो एंट्री है वो पैदल नहीं है। सारे मुल्कों के अंदर मैं बाय एयर गया हूँ और बाय कितने एयर मौसम भी देखे मैं हैं?
और जब मैं बाई एयर भी गया हूँ तो एक आधी 2 फ्लाइटें छोड़ के ज्यादातर फ्लाइटों में मैं बिजनेस क्लास लेकर गया हूँ ताकि रश हो ही ना, किसी को पता ही नहीं चले कि मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक, ठीक। तो कितने मौसम आपने देखे भाईजान इस सारे दौरान? गर्मी, मैं आपको सर्दी, वो बर्फबारी? आपको एक वीडियो मेरी मिली होगी जहाँ मैं कहीं बर्फबारी में खड़ा हूँ। एक चल बिल्कुल, भी रही थी पिछले दिनों, वो मैं चल रहा तस्वीर हूँ पैदल बर्फबारी में। हाँ, बिल्कुल, ये एक मुल्क ऐसा था जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ रही थी उन दिनों में। मैंने वहाँ पे, क्योंकि मैं चला गया वहाँ पे, तो मैं मुल्क बदलता जा रहा था इसलिए कि मुझे लगता था मैं एक जगह पे रुकूँगा तो मेरे लिए कोई पंगा हो जाएगा। तो मैं एक के हुँ, बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। सबसे पहले तो मैं उधर गया ना जहाँ मेरी फैमिली थी। वहाँ जाके मैंने अपना रेज़िडेंट कार्ड बनवाया। जब हुँ, मेरा हुँ। रेज़िडेंट कार्ड बना तो मैं फिर मेरे वीज़े जो महफूज़ ममालिक हैं, वहाँ के वीज़े तभी लगेंगे ना मेरे, जब मैं कहीं पे रेज़िडेंट होऊँगा। तो मैंने रेज़िडेंट ठीक, कार्ड के लिए अप्लाई किया। फिर अगली दफ़ा मैं वहाँ दोबारा गया कार्ड लेने के लिए, और जब कार्ड लिया तो फौरी तौर पे मैंने जितने वीज़े मैं अप्लाई कर सकता था मैंने सारे कर दिए। अब मुझे यूएन ने भी कहा हुआ था, मुझे यूरोपीय यूनियन ने भी कहा हुआ था, एम्नेस्टी इंटरनेशनल कोशिश कर रहे थे उनके लोग भी, और कुछ रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स है, वो है, आईसीजे है, और बहुत सारी तंजीमें हैं जो इस पे काम कर रहे थे मेरे साथ मिलके। वो सारे कहते थे अप्लाई करें आप फौरी तौर पे, हम करते हैं कोशिश, जहाँ-जहाँ पे आप अप्लाई करें। तो मैंने फिर वहाँ से वापस अ, ओमान में जाके वहाँ से मैंने फिर अप्लाई किए, ये बहुत सारे मुल्कों के वीज़े। वो अप्लाई करने के बाद उनकी एक ऑप्शन होती है, ये नॉर्मली आपको मिल जाती है कि आप ज़्यादा पैसे जमा करवा के ना वीज़े के लिए, तो आप अपना पासपोर्ट वापस ले लेते हैं। ठीक। ज़्यादातर एम्बेसियाँ आपका पासपोर्ट रख लेती हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पैसे जमा करवा दें, तो आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। मैंने पासपोर्ट वापस लिया, फिर निकल गया उधर से, उस कंट्री में से। फिर मैं एक ऐसे मुल्क में भी गया, जहाँ पे बारिश हो रही थी और मुझे पसीना चढ़ रहा था। दिसंबर के अंदर। आप अंदाज़ा करें, मुझे इतना मौसम देखने में इतना अच्छा मुझे लग रहा है एयरपोर्ट से, मैंने कहा वाह! क्या बाहर मज़े होंगे। अंदर तो एसी चल रहे थे। और मैं जैसे ही भाईजान, बाहर निकला, हबस, अब तक के पसीना। इंटरव्यू में तक के इंटरव्यू ने आपने वादी नज़र में 3 ममालिक गिनवा दिए हैं और आपने जो है वो यार दिसंबर एक तक की मुल्क था कहानी वो बता दी। इतना खूबसूरत था और उसके लोग इतने खूबसूरत थे कि मैं वहाँ पे जाके मुझे लगा कि यार, अगर कोई, यानी मैं इतना अच्छा खाना कोई नहीं पका सकता, जितना अच्छा उन्होंने खाना पकाया। और यानी वो बहुत अच्छा खाना पकाते हैं उस मुल्क में लोग, और वो लोग बहुत बड़े नफ़ीस लोग हैं। मुझे एक मुल्क के लोग बहुत अच्छे लगे, एक मुल्क की सीनरीज़ बहुत अच्छी लगी, एक का मौसम बहुत ही बुरा लगा मुझे। तो वो अजीब-अजीब किस्म का सारा एक्सपीरियंस था। मैंने कुछ 7-8 ट्रैवल किए हैं, इस बीच में 7-8 ट्रैवल किए हैं। उसके बाद और फिर जब तकरीबन मुझे ये पता 100 चला दिनों का कि सफ़र बन रहा है हाँ जी? और तकरीबन ये 100 दिनों का सफ़र बन रहा है। नहीं, नहीं, इतना लंबा नहीं है। इतना लंबा नहीं है। मैं जो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बस मैक्सिमम 1 हफ्ता मैं कहीं रुका हूँगा तो रुका हूँगा। मैं धड़ाधड़ भागता था अगले मुल्क के अंदर। वो नहीं, इसलिए नहीं, मैं था कि ओवरऑल कह रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान से कई मुल्क, निकलने देखिए 2 जगह ऐसी हैं जहाँ मैं 2 दिन रुका हूँ सिर्फ। अच्छा, 2 दिन रुका हूँ। मुझे वहाँ 2 दिन रुका हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। मुझे जैसे ही लगता था कि यहाँ पे अब काम खराब है, कोई वाइब आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो फिर मैं वहाँ से निकल जाता था। तो मैं ये सोच रहा था कि, और मुझे मशवरा भी यही दिया था मेरे दोस्तों ने कि इमरान साहब, आपने टिक के नहीं बैठना कहीं पे। और दूसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क में आप जाते हैं, आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर होटल में कमरा नहीं लेना। ठीक। ये उन्होंने मुझे 2 बातें समझाई थी। तो मैं कमरा अपने पासपोर्ट के ऊपर नहीं लेता था। वो मैं फिर जहाँ जाता था वहाँ कोई बंदा अरेंज करता था। वो उसके नाम के ऊपर वो लेता था, मैं फिर वहाँ जाके मैं रहता था। सदीक जान साहब ने भी एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने आपको कॉल की थी कि ये जगह छोड़ दें, अपने मोबाइल छोड़ दें, सारी चीज़ें छोड़ दें और यहाँ से निकलें और तकरीबन 30 मिनट 1 घंटे के बाद वहाँ पर फिर छापा भी पड़ गया था या वहाँ की सर्च ऑपरेशन हुआ था। वो क्या कहानी है या वो कौन-सा नहीं, वो वाक़या है? ठीक है बात। सदीक जान ने मुझे यानी वो मेरे साथ लड़ा भी है 2-3 दफ़ा, उसकी मेरे साथ लड़ाई भी हुई है। उसने मुझे कहा कि यार, आप ये गलत कर रहे हैं, आप ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। उसने मुझे एक दिन कहा कि आप सारी चीज़ें छोड़ें और निकलें यहाँ से फ़ौरन। तो मैं चला गया था और तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद वहाँ कार्रवाई हो रही थी। लेकिन मेरा एक ठीक। और सोर्स भी है, उसने जब मुझे बताया तो 7 मिनट के बाद, विदिन 7 मिनट्स वहाँ में रेड हो बिल्कुल। गया था। इस ये जो सोर्स है ना, इसने मुझे जो भी बताया वो सही हुआ। इसने कहा जी आपको हज करने के लिए नहीं जाने देंगे। मुझे हुँ, उसने बता दिया था एहराम पहनने से पहले। तो मैंने कहा हुँ, यार, अब तो मैंने ज़हनी तौर पे तैयार हूँ, मैं एहराम पहनने वाला हूँ, तो मैं तो जा रहा हूँ। और उसने जो मुझे बात कही थी वही हुआ था। उसने कहा था आपको एयरपोर्ट से गिरफ्तार करेंगे, और मैं गिरफ्तार हो गया था। हालाँकि मेरा अंदाज़ा ये था कि रोक लेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे। हुँ, लेकिन उसका अंदाज़ा ठीक था, उसकी बाखबर थी। फिर उसी ने मुझे बताया था कि आपको, जब मैं एक दफ़ा घर से गिरफ्तार हुआ ना, जब ये काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस आ गई थी, हुँ, तब भी उसने मुझे मैसेज किया हुआ था। जब मैं वापस आया तो मैंने अपना मोबाइल देखा, तो तब भी उसने मुझे मैसेज किया हुआ था कि इमरान भाई निकले, रेड होने वाली है। हुँ। ये एक ही बंदा है। इसने मुझे 4 मर्तबा आगाह किया खतरात से, और चारों मर्तबा ये सच्चा साबित हुआ।
अब इसने मुझे बताया था कि अब भाई आपको जान से मार देंगे। तो मेरे लिए अब वो परेशानी वाली बात थी। सिद्दीक जान ने एक दफ़ा जो मुझे बात कही वो भी साबित हो गई। और ये 2 सहाफ़ियों ने मुझे ये बात बताई थी कि इमरान साहब हमें ये बात बता दी गई है कि इमरान रियाज़ के हवाले से तुम्हें कोई खबर आ सकती है, ज़हनी तौर पे तैयार रहो। ये 2 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो उसके तो बावजूद भाईजान आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, आप उस पड़ोसी मुल्क गए जहाँ सेफ नहीं समझा जाता। जिस तरह का रिस्क जो है वो अरशद शरीफ शहीद साहब ने हाँ, तो लिया मुझे था। खतरा था ना, मुझे वहाँ पे फ़र्ज़ करें आप अगवा कर देता कोई, तो वो तावान माँगते या मुझे वहाँ पे कोई कत्ल कर देता। मैं वेपन साथ नहीं रख सकता था इसीलिए कि वेपन से जो है वो ऑफेंड हो जाता है जो आपका दूसरा फरीक है फौरी तौर पे, कि ये वेपन क्यों कैरी कर रहा है। तो मैं निहत्था इसीलिए गया। फिर मेरे साथ जो बंदा था वो इस तरह का था कि उनकी ज़बान, उनकी चीज़ें, उनका कल्चर वो समझता था इन बातों को। तो ये मेरे पास सिर्फ़ एक सहारा था, लेकिन वो खतरा था, वो बहुत खतरा था। यानी सबसे बड़ा खतरा इस बात का था कि मैं किसी ग्रुप के हत्थे ना चढ़ जाऊँ। और यही खतरे से बचने के लिए हमने पक्का रास्ता छोड़ा था और हमने वो रास्ता इख्तियार किया था जो ज़्यादा खतरनाक था, जहाँ पे जंगली जानवर भी थे, सफ़र भी लंबा था। तो वो हमें वो ज़्यादा खतरा इसलिए लेना पड़ा कि किसी ऐसे गिरोह के हाथ ना लग जाएँ, जो बाद में इससे कोई और नई कहानी ना शुरू हो जाए। अच्छा तो आप पूरा आपको गए पता है वहाँ टीटीपी बैठी हुई है, कई जगहों पे टीटीपी बैठी हुई है, कई जगहों पे कोई और तंज़ीमें बैठी हुई हैं, उनका तो कोई नहीं पता चलता ना। साबिर शाकिर साहब ने जब ट्वीट किया कि आप बरतानिया पहुँच गए हैं, अ, उसके बाद हमने ये देखा कि आपका जो चकवाल वाला फार्म हाउस है, वहाँ पर आग लगी और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं जलकर खाकसार भी हो गई। ये कौन लोग थे या कोई पैगाम दिया गया आपको कि आप बाहर तो चले गए और अगर ज़बान खोली तो फिर ये नतीजा जो है वो पहला टोकन ले लो या कोई इस तरह की चीज़? जी। नहीं वो देखिए मुझे अभी तक कन्फर्म नहीं है। उस्मान ने इसको ट्वीट कर दिया था, मैंने बाद में उसको डाँटा भी, मैंने कहा क्या ज़रूरत है अपनी तकलीफ़ बताने की? ऐसी हुँ, चीज़ें 100 दफ़ा पहले भी हुई हैं। आप शाकिर हुँ, भाई अच्छी तरह जानते हैं जो-जो चीज़ें हुई हैं, आप मेरे घर आके आपने देखी भी हैं। हमारे साथ ऐसी चीज़ें 100 दफ़ा हुई हैं, हमने कभी बताया ही नहीं। मेरा सामान बिल्कुल। अभी तक वापस नहीं किया जो घर से उठाकर ले गए ये। लाखों रुपए का सामान उठाकर ले गए और बहुत नुकसान किया इन्होंने पहले भी। ये जो आग लगी है इस पे हमने खोजी बुलवाया था। हमने चेक किया उसमें ये एक दफ़ा 3 लोग थे और एक दफ़ा एक मुख्तलिफ आदमी भी इनके साथ था, यानी वो एक आदमी चेंज हुआ था। तो ये दोनों दफ़ा आग एक ही पार्टी ने लगाई है और दोनों यानी दफ़ा ये रात ये के आग वक़्त आए 2 हैं, दफ़ा लगी है। 2 एक दफ़ा दफ़ा लगी है। रिपोर्ट किया, एक दफ़ा एक दफ़ा रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट की। हुई है, वो थोड़ी-सी वीडियो उसने लगा दी थी, नुकसान बहुत हुआ था वहाँ पे। एक दफ़ा तो ऊपर वाला मेरा बाग भी जल गया। तो वो ये अच्छा, जो आग लगी है वो 2 दफ़ा लगी है और एक दफ़ा ऊपर नुकसान हुआ है, दूसरा मेरा जो एरिया है जहाँ मैंने काफ़ी डेवलपमेंट की हुई थी और एक दफ़ा ये नीचे वाली साइड पे आग लगी है। ये 2 दफ़ा आग लगी है, दोनों दफ़ा बंदे सेम ही हैं, लेकिन कौन है ये हमें नहीं पता। हमें नहीं पता अभी तक और मैं अभी देखिए किसी के ऊपर किसी का नाम इसलिए नहीं ले सकता जब तक मुझे पक्का नहीं पता होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे आईएसआई ने अगवा किया था, मुझे 100% पता है ना, पक्का पता है। मुझे पता है मुझे आईएसआई उठा के लेके गई है। वो जिसने हमारे आगा शेख सरवर को उठाया था ना, दरवाज़े पे जो वो खड़ा हुआ था ऑफिसर, घुंघरू हुँ, बालों वाला जो है टोपी वाला, यही मेरे घर पे हुँ, गया था रेड करने के लिए। मुझे जेल बिल्कुल। के बाहर से इसने उठाया था। जेल के बाहर से मुझे ये ले गया था। जिस दिन मुझे छोड़ा है उस दिन भी इसी ने छोड़ा, इसी की ड्यूटी लगाई थी उन्होंने।